अब बस बहुत हुआ। आज तो आप तीनों को तय करना होगा कि आप लोग अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं या अपने परिवार के साथ। बताइए मुझे, आप लोग किसके साथ रहना चाहते हैं? हद होती है। क्या जिंदगी भर माँ बाप की सेवा करते करते अपना समय काटेंगे या फिर कभी अपने परिवार के लिए भी सोचेंगे? अरे माँ बाप नहीं हुए कि रामायण और महाभारत की किताब हो गए, जहाँ जाए उन्हें साथ लेकर जाए। ये कठोर शब्द मंझली बहू अमिता के थे, जो आंगन में चिल्ला चिल्लाकर अपने जेठ, देवर और पति से कह रही थी। अमिता कमला जी और कैलाश बाबू की मंझली बहू है। कैलाश बाबू और कमला जी के 3 बेटे बहुए हैं। कैलाश बाबू का मंझला बेटा सुजीत पत्नी अमिता से बोला, जरा धीरे बोलो, आस पड़ोस के लोग भी सुन रहे हैं। जो बात करनी है घर के अंदर भी तो बैठकर कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं गांव से छोटे भाई अमित को भी बुलाकर लाया हूँ, और अजीत भैया भी तो यही है। आज सारी बात क्लियर हो जाएगी। तभी अजीत बात को काटते हुए बीच में बोला, सुजीत, आखिर बात क्या है? रात तक तो सब ठीक था, अचानक घर में क्या तूफान आ गया जो तुम मुझे बीच रास्ते से बुला लाए? पता है ना, एक दिन का पैसा मेरा कट जाएगा, और पूरे घर को जमा करके क्यों रखा है? छुटके को भी बुला लिया है। गांव में अगर इसकी जरूरत पड़ी तो कौन देखेगा? अमिता अपने पल्लू को ठीक करते हुए बोली, जेठ जी, ये क्या बोलेंगे? मैं आपको बताती हूँ। अब अम्मा बाबूजी का भार हम अकेले नहीं उठाएंगे। अरे जब बेटे 3 हैं, तो एक अकेला श्रवण कुमार मेरा पति ही क्यों बने? बाबूजी के एक्सीडेंट के बाद जब उनका एक पैर चला गया तो उनकी नौकरी आपको मिल गई। खेती बाड़ी देवर जी संभाल रहे हैं। हमारे हाथ में क्या आया? मंदिर की घंटी। अब बस बहुत हुआ। जेठ जी परिवार लेकर दूसरे शहर में जब तक रहते थे तब तक ठीक था। अरे अब तो वो इसी शहर में रहते हैं, तो फिर अम्मा और बाबूजी को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? मैं तो कहती हूँ संपत्ति के साथ साथ इनके भोजन का भी बंटवारा करो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अमित बोला, भाभी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर ये मेरे अम्मा बाबूजी है, कोई सामान या संपत्ति नहीं जिनका बंटवारा आप कर देंगी। अमिता बोली, देवर जी, आप तो गांव में बैठे बैठे बस नोट गिन रहे हो, शहर के खर्चों का आपको क्या पता है? अमित बोला, क्यों भाभी, जितनी भी खेती बाड़ी होती है उसका पूरा पैसा मैं पहले बड़े भैया को सालाना भिजवा देता था। पिछले साल जब मेरी शादी हुई तब बाबूजी ने कहा कि घर गृहस्थी बसाने के लिए तुम्हें भी कुछ पैसे रखने चाहिए। बस मैं अब उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। कैलाश बाबू और कमला जी की भीगी पलकें ये बता रही थी कि चाहे जितना भी बच्चों के लिए कर लो, परंतु अगर भाग्य में बच्चों से सुख और सम्मान नहीं लिखा है तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। कैलाश बाबू अमित से बोले, बेटा अमित, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो तुम्हारे बड़े भाई और पिता ने कहा वो आज तक तुमने किया है। अमित बोला, पर बाबूजी, भाभी ऐसा कैसे कह सकती है? सुजीत बोला, क्यों नहीं कह सकती? जब परेशानी उसे होती है तो कहने के लिए क्या कोई और आएगा? तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को गांव में किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती, और ना ही भैया भाभी को यहाँ। अरे दिक्कत तो इसे होती है तो यही बोलेगी ना। अजीत बोला, बाबूजी, देखा जाए सुजीत की पत्नी क्या गलत कह रही है। अब आप लोगों को रखने में खर्चा तो होता ही है। आप लोगों की तरफ से मदद कुछ नहीं होती, बल्कि पैसे ही खर्च होते हैं। फिर अजीत मंझले भाई सुजीत से बोला, अब बात अगर तुमने उठाई है तो क्या इसका कुछ उपाय तुमने सोचा है? सुजीत ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। अमिता बोली, इसमें सोचने की क्या बात है? सिक्का उछालकर फैसला कर लेते हैं कि अम्मा बाबूजी किसके साथ रहेंगे। कमला जी रोते हुए बोली, क्या इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए थे कि सिक्का उछालकर माँ बाप का फैसला करेंगे? जब तुम तीनों पैदा हुए तब तो हमने कोई सिक्का नहीं उछाला कि तुम तीनों में से किसको रखा जाए और किसे फेंक दिया जाए। तभी उधर से अजीत की पत्नी सुनैना आई और बोली, अम्मा जी, इसमें गलत ही क्या है? और अगर आपको सिक्के से प्रॉब्लम है तो पर्ची निकाल लेते हैं। जिसके नाम की पर्ची आएगी आप लोग उसी के साथ रहेंगे। भगवान ना करे मेरे नाम की पर्ची निकले। कैलाश बाबू कमला जी से बोले, चलो कमला यहाँ से, अब हमारे भाग्य का फैसला सिक्के और पर्ची से होने लगा। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जाएगा। पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में और क्या क्या देखना लिखा है। इतना कहकर वो कमला जी को लेकर कमरे में चले गए। उदास मन से कैलाश बाबू पलंग की दूसरी तरफ मुंह घुमाकर अपने आंसुओं को छुपाने लगे और कमला जी पुराने दिनों को याद करने लगी। बधाई हो कमला बहन, तीसरी बार भी आपको बेटा हुआ है।
आपके घर में तो धन और सम्मान की कभी कोई कमी नहीं होगी। अरे जिसके 3-3 बेटे होंगे उस माँ बाप को भला क्या कमी होगी। देखना, तीनों में इस बात के लिए लड़ाई होगी कि मैं अम्मा बाबूजी को रखूंगा, मैं अम्मा बाबूजी को रखूंगा। कमला जी की पड़ोसन ने कहा। कमला जी बोली, विमला बहन, आपके मुंह में घी शक्कर। सही कहा आपने। बच्चे लायक हो और माँ बाप को सम्मान दे, इससे ज्यादा उन्हें और क्या चाहिए। हाँ, हम अपना पूरा जीवन इन पर सौंप देंगे ताकि ये अच्छे इंसान बन सके। आखिर हमारे माता पिता ने भी तो हमें यही संस्कार दिए थे। बाकी तो सब भगवान की मर्जी है। वक्त बीतने लगा, बच्चे बड़े हुए। कैलाश बाबू ने दिन रात मेहनत करके बच्चों की हर फरमाइश पूरी की। बड़ा बेटा आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। दूसरे बेटे ने पढ़ाई करके कोचिंग क्लास शुरू कर दी और अच्छी खासी आमदनी करने लगा। बचा छोटा बेटा, वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था कि अचानक एक दिन कैलाश बाबू का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कैलाश बाबू का एक पैर खराब हो गया। थोड़े दिनों बाद कैलाश बाबू ने अफसरों के हाथ पैर जोड़े। फिर बड़ी मेहनत के बाद उनकी नौकरी उनके बड़े बेटे को मिल गई। जब पैसा आता है तो इंसान कितना बदल जाता है। सुजीत ने छोटे भाई की पढ़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। वहीं अजीत बोला, मेरा भी अपना परिवार है, मैं आखिर कितना ही खर्च कर सकता हूँ। आखिरकार अमित ने गांव जाकर खेती बाड़ी संभालने का फैसला लिया और माता पिता का आशीर्वाद लेकर गांव चला गया। अजीत का ट्रांसफर दूसरे शहर में हुआ तो वो अपने परिवार को लेकर वहीं रहने लगा। इधर कैलाश बाबू और कमला जी सुजीत के साथ रहने लगे। सुजीत की पत्नी अमिता आए दिन किसी न किसी बात पर उन्हें ताने देती रहती थी। कई बार दुखी होकर कैलाश बाबू अपनी बैसाखी लेकर घर के बाहर निकल जाते तो अमिता कमला जी के साथ बुरा व्यवहार करती, परंतु कमला जी ये बातें कैलाश बाबू को नहीं बताती थी ताकि घर का माहौल खराब ना हो। एक रोज कमला जी पानी पी रही थी कि तभी अमिता आई और बोली, माँ जी, पूरे दिन या तो आप खाती पीती है या आराम करती है। अरे कुछ काम ही कर लिया करो। रसोई में इतने सारे बर्तन हैं, कम से कम उन्हें ही मांज लो। और ध्यान रखना, रसोई में मत धोना, वरना पूरी रसोई गंदी हो जाएगी। ऐसा कीजिए, बर्तनों को हैंडपंप के पास ले जाइए और वहाँ धो लीजिए। आखिर टंकी में पानी भरने के लिए भी तो मोटर चलानी पड़ती है, उसमें भी बिजली लगती है। वो पैसे कौन भरेगा? आपका बड़ा बेटा तो देने से रहा। कमला जी बोली, बहू, हैंडपंप में कितना चलाऊंगी, मेरे हाथों में दर्द होने लगेगा। और टंकी के पानी में कितने पैसे खर्च होते हैं। माँ जी, पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते। नौकरी बड़े बेटे को दे दी और खुद का खर्चा हमारे सिर पर डाल दिया। ये कैसा इंसाफ है? अब जो बोला है उतना कीजिए, उठाइए बर्तन और बाहर ले जाकर धो दीजिए। इतना कहकर अमिता वहां से चली गई। आए दिन अब ऐसा ही होता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। छोटे भाई अमित के लिए भी अब रिश्ते आने लगे। दोनों बड़े भाई दहेज की मांग करते और अच्छे अच्छे रिश्ते लौट जाते। एक रोज एक शिक्षक अपनी बेटी नेहा का रिश्ता अमित के लिए लेकर आए। कैलाश बाबू ने उनकी बातें सुनी। जब बेटों ने दहेज की बात की तो कैलाश बाबू बोले, नहीं, हमें दान दहेज नहीं चाहिए। लड़की ऐसी चाहिए जो घर को घर बनाए, क्योंकि औरत ही घर को स्वर्ग या नर्क बनाती है। मैं चाहता हूँ हमारी बहू हमारे बेटे के कदम से कदम मिलाए और उसके माँ बाप को भी अपना समझे। कमला जी और कैलाश बाबू ने दोनों बेटों के विरुद्ध जाकर नेहा और अमित का रिश्ता कर दिया और सादे ढंग से दोनों की शादी हो गई। कुछ दिन नेहा शहर में रही। फिर दोनों बहुओं के रंग ढंग देखकर कमला जी ने अमित से कहा, बेटा, दिक्कत तो होगी, पर तुम अपनी पत्नी को गांव के शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में ले जाओ, जहाँ इसकी मानसिकता ना बदले। अमित सब समझ गया और अपनी पत्नी को लेकर खुशी खुशी गांव चला गया। एक दिन कमला जी बर्तन धो रही थी, तभी कैलाश बाबू बाहर से आए। पत्नी की ये दशा देखकर वो बहुत नाराज हुए और सुजीत से बोले, कि तुम्हारी इतनी भी कमाई नहीं कि तुम एक काम वाली रख सको। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माता पिता का सम्मान नहीं करती, कम से कम अपमान तो ना करे। क्या फायदा बेटे बहू के होने का, जब बुढ़ापे में माँ ही बर्तन धो रही है। उस रोज घर में बहुत हंगामा हुआ और फिर सुजीत ने दोनों भाइयों को खबर भिजवा दी कि आज माता पिता के रहने का फैसला किया जाएगा। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते कब कमला जी की आंख लग गई पता भी नहीं चला। रात के खाने के वक्त अमिता नेहा से बोली, यहाँ हो तो थोड़ी मदद कर दो। नेहा मुस्कुराकर बोली, भाभी,
मैं रात के खाने की पूरी तैयारी कर लूंगी, आप निश्चिंत रहिए। अमिता बोली, हाँ हाँ, आज तक तो तुम लोग निश्चिंत रहे, एक दिन मुझे निश्चिंत करके क्या ही एहसान करोगी। नेहा ने सब लोगों का खाना बनाया। जब सबने खाना खा लिया तो कमला जी रसोई में बर्तन धोने लगी। नेहा बोली, माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? अगर मेरे रहते आपने बर्तन धोए तो मुझे कितना पाप लगेगा। क्या मैं अपनी माँ को इस उम्र में बर्तन धोने दूंगी? कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। नेहा ने उन्हें कमरे में भेज दिया। फिर सारे बर्तनों को धोकर रसोई साफ की और ऊपर छत पर पति के पास चली गई। अमित बोला, क्या माँ बाबूजी ने खाना खा लिया? नेहा बोली, जी सबने खाना खा लिया। एक बात बोलूं? अमित बोला, हाँ। नेहा बोली, अम्मा बाबूजी को हम अपने साथ नहीं रख सकते। जानती हूँ आपकी उतनी कमाई नहीं होती, पर माता पिता के प्रति आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। अमित नेहा से बोला, मैं सोच ही रहा था कि एक बार तुमसे पूछूं। नेहा बोली, इसमें पूछने की क्या बात है? अरे माता पिता ने अपना फर्ज निभाया, अब आपकी बारी है। आखिर जब बचपन से वो आपके लिए करते आए हैं तो क्या उनके लिए अपनी पत्नी से पूछेंगे? अमित नेहा को लेकर माता पिता के कमरे में गया और पूरी बात बताई। कैलाश बाबू की आंखें भर आईं। कमला जी ने बहू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोली, बहू, सच में गांव की मिट्टी में आज भी माँ बाप के लिए कुछ सम्मान बाकी है। ये तुम्हारी परवरिश ने साबित कर दिया। अमित बोला, तो ये तय रहा कि परसों आप हमारे साथ गांव चलेंगे और वहीं रहेंगे। कैलाश बाबू गंभीर बैठे हुए थे तो बहू बोली, क्या बात है बाबूजी, क्या आप हमारी बातों से सहमत नहीं हैं? कैलाश बाबू बोले, बिल्कुल सहमत हूँ, पर सोच रहा हूँ जाने से पहले कुछ जरूरी काम कर लूं। अमित बोला, कौन से जरूरी काम बाबूजी? कैलाश बाबू बोले, जब हो जाएंगे तब तुम्हें बताऊंगा। अब जाओ, तुम लोग भी सो जाओ। अमित और नेहा छत पर सोने चले गए क्योंकि नीचे कोई भी कमरा खाली नहीं था। अगले 2 दिन सुबह सुबह कैलाश बाबू ना जाने कहाँ निकल जाते और दोपहर के वक्त लौट कर आते। एक रोज उनके हाथ में कुछ कागज थे। उन्होंने तीनों बेटे बहुओं को बुलाया तो सुजीत बोला, बाबूजी, अच्छा किया आपने बुला लिया, मैंने पर्ची बना ली है। क्या पर्ची उछालकर आप लोगों के रहने का इंतजाम कर दें? कैलाश बाबू बोले, बेटा, क्यों हमारे लिए सिक्के और पर्ची उछालोगे? तुम्हें भले ही शर्म नहीं आती हो, पर हम अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं कि आखिर क्यों हमने तुम दोनों को पैदा किया। सुजीत बोला, बाबूजी, आप फिर से वही बातें लेकर बैठ गए। जब उस दिन हमने फैसला कर लिया था, फिर अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कैलाश बाबू बोले, उस दिन तो तुमने फैसला किया, आज मैंने भी कुछ फैसला किया है। और उन्होंने वो कागजात सुजीत और अजीत की तरफ बढ़ा दिए। कागजात पढ़कर अजीत बोला, बाबूजी, आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? आप इस घर के 4 हिस्से कैसे कर सकते हैं? कैलाश बाबू बोले, जब सिक्कों और पर्ची से तुम माँ बाप का फैसला कर सकते हो तो मैं तुम्हारा बाप होकर अपनी संपत्ति का फैसला क्यों नहीं कर सकता? तभी दोनों बड़ी बहुएं बोली, इसमें लिखा क्या है, कोई हमें भी बताएगा? अजीत बोला, बाबूजी ने घर के 4 हिस्से कर दिए हैं, एक हिस्सा उन्होंने अपने लिए रखा है। अमिता बोली, चौथा हिस्सा किसका है? कैलाश बाबू बोले, क्यों, खेती से आधा हिस्सा तुम लोग ले सकते हो तो घर का एक हिस्सा अमित के लिए भी तो होना चाहिए। आखिर वो भी इस घर का बेटा है, फिर वो अपनी पत्नी को लेकर छत पर क्यों सोएगा? मेरा ये आखिरी फैसला है, इस घर के 4 हिस्से होंगे। और हाँ, मैं अमित के साथ गांव रहने के लिए जा रहा हूँ। अब अमित मेरा भार उठाएगा तो खेती के जो भी पैसे होंगे अमित के होंगे, उसका कोई हिस्सा नहीं लगेगा। और मकान के 2 कमरे हमारे हैं तो उन्हें हम किराए पर लगा देंगे ताकि जो भी पैसे आए उनसे कम से कम हमारी दवाइयों का तो खर्चा निकल जाएगा। दोनों बेटों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। कमला जी आश्चर्य से कैलाश बाबू को देखने लगी। कैलाश बाबू बोले, अरे भाग्यवान, परिस्थितियों ने एक पैर तो छीन लिया, लेकिन अभी सोचने समझने की शक्ति नहीं छीनी है। इतना भी असहाय नहीं हुआ कि मेरी जिंदगी का फैसला सिक्के और पर्ची से होने लगे। शाम होते होते 2 कमरों को खाली किया गया और उसमें ताला लगाया गया। अजीत माँ से बोला, माँ, हमारे बच्चे हैं, हमें भी तो जगह चाहिए, आप लोगों ने दोनों कमरों में ताला लगा दिया। कमला जी बोली, बेटा, हमने तो पूरा घर
और अपने मन का हर कोना तुम्हें दिया था, पर तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया? अपना सब सामान लेकर वो सब गांव की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, माँ बाप बच्चों की कुछ बातों को बर्दाश्त करके चुप हो जाते हैं, तो बच्चे उसे माँ बाप की कमजोरी समझते हैं। पर वो ये क्यों भूल जाते हैं कि जिन्होंने बोलना सिखाया है वो अपने लिए भी फैसला ले सकते हैं।